बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज हम लेसन नंबर 26 करने जा रहे हैं। वही वाला जो टॉपिक था मोशन पिक्चर्स अ न्यू वे इन द मास कम्युनिकेशन, उसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ लेक्चर। निकलोडियन के बाद फिल्म इंडस्ट्री का फैलाव। निकलोडियन के दौर के बाद मोशन पिक्चर्स ने बहुत तरक्की की। पहले जो लेजिटिमेट थिएटर्स थे, यानी जो असल थिएटर जहाँ ड्रामा वगैरह होते थे, उनमें से बहुत सारे थिएटर्स को बदल के मूवी हाउसेस बना लिया गया। ठीक है, यानी पहले वो जगह जहाँ लाइव परफॉर्मेंस वगैरह हुआ करती थी, यानी थिएटर्स, अब वहाँ जो है वो फिल्म्स चलने लगी थी। ठीक है, बाद में हॉलीवुड का जो है वो गोल्डन एरा आया, गोल्डन टाइम पीरियड आया, जब हॉलीवुड जो है वो अपने पीक पर था। उस एरा में अमेरिका भर में हज़ारों शानदार मूवी पैलेसेस जो थे वो बनने लगे। ठीक है, यानी बहुत बड़े और लग्जूरियस किस्म के सिनेमा हॉल्स। उसके बाद ड्राइव इन मूवी थिएटर्स का जो है वो टाइम आया। अर्बन सेंटर्स से बाहर, यानी बड़े शहरी इलाकों से बाहर ड्राइव इन मूवी थिएटर्स जो थे वो पॉपुलर हो गए। ड्राइव इन सिनेमाज में लोग अपनी कार में बैठकर, स्क्रीन होती थी सामने एक बड़ी सी, वहाँ पर फिल्म देखते थे, यानी अपनी कार से बाहर निकले बगैर फिल्म देखते थे। फिल्म्स को इब्तिदा से ही इंडस्ट्री कहा गया, और इसका एक गुड रीज़न भी था, क्योंकि फ़िल्म सिर्फ आर्ट नहीं रही बल्कि एक बहुत बड़ा बिज़नेस बन गई। 1938 में हर हफ्ते 80 मिलियन से ज़्यादा सिंगल एडमिशन, यानी अलग अलग लोगों का सिनेमा टिकट जो है वो होता था। यानी उस वक्त अमेरिका की तकरीबन 65% जो पॉपुलेशन थी वो हर हफ्ते सिनेमा हॉल्स में मूवी देखने जाती थी। सो अब ज़ाहिर इतनी ज़्यादा जब डिमांड थी, उसको पूरा करने के लिए 1938 में 500 से ज़्यादा फिल्म्स बनाई गई। फिल्म इंडस्ट्री के पीक दौर में 1930 से 1949 का टाइम पीरियड था, उसके दरमियान इंडस्ट्री को बहुत पावरफुल स्टूडियोज़ जो है वो कंट्रोल करते थे। इनमें शामिल थे मेट्रो गोल्डन मेयर, MGM, वार्नर ब्रदर्स, RKO, पैरामाउंट, 20th सेंचुरी फॉक्स, यूनिवर्सल। ये स्टूडियोज़ सिर्फ फिल्म बनाते नहीं थे, बल्कि फ़िल्म की प्रोडक्शन से लेकर फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने तक बहुत से कामों पर इनका कंट्रोल हुआ करता था। खैर, ये पैरामाउंट, यूनिवर्सल, वार्नर ब्रदर्स वगैरह ये स्टूडियोज़ तो अब भी काम कर रहे हैं, जैसे कि वार्नर ब्रदर्स की हैरी पॉटर सीरीज़, बारबी मूवीज़। देन वी हैव पैरामाउंट पिक्चर्स की हमारे पास टाइटैनिक, जो कि उनकी को प्रोडक्शन थी। मिशन इम्पॉसिबल की जो फिल्म सीरीज़ है। यूनिवर्सल पिक्चर्स की अगर हम बात करें तो जुरासिक पार्क हो गया, फास्ट एंड फ्यूरियस की जो फ्रेंचाइज है। ठीक है, तो यानी ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये जो स्टूडियोज़ हैं, ये आज भी जो है वो काम कर रही है और बहुत बड़ी फ़िल्म कंपनीज़ मानी जाती हैं। इसके अलावा ये स्टूडियोज़ अक्सर कुछ सक्सेसफुल जो फ़िल्म्स थी या फ़िल्म टाइप्स थी, उनको कॉपी करके उन्हीं जैसी बहुत सारी फ़िल्म्स भी बनाते थे। जैसे अगर एक कोई वेस्टर्न फ़िल्म बहुत हिट हो जाती थी, तो उसी स्टाइल की और भी वेस्टर्न फ़िल्म्स जो है वो बनाने लगते थे। ठीक है, फ़िल्म्स के जो उस टाइम पे कॉमन जो थीम्स थे जिन पर फिल्म्स बनाई जाती थी, उनमें हमारे पास क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड, यानी जुर्म की दुनिया और क्रिमिनल की कहानियाँ, न्यूज़पेपर ड्रामाज़, यानी अखबार के काम और रिपोर्टर्स की ज़िंदगी पर मबनी कहानियाँ, वेस्टर्न्स, म्यूज़िकल्स, यानी जिनमें कहानी के साथ साथ सॉन्ग्स और डांस वगैरह भी होते हैं, कॉस्ट्यूम रोमांसेस वगैरह, यानी पुराने ज़माने के लिबास और रोमांटिक कहानियाँ वगैरह। कैरेक्टर सीरीज़ की अगर हम बात करें, जैसे कि एक ही कैरेक्टर पर बेस्ड जो है वो एक सीरीज़ होती थी, जैसे कि चार्ली चैपलिन की सीरीज़। प्रिजन स्टोरीज़ वगैरह हो गई, मिस्ट्रीज़ हो गई, हमारे पास कॉमेडीज़, ब्रॉडवे शोज़। तो ये सब कुछ जो है ना उस टाइम की जो है वो कॉमन थीम्स थे जिन पर मूवीज़ बनाई जाती थी। ठीक है, स्टूडियोज़ ने बहुत ज़्यादा जो है वो पैसा इन्वेस्ट किया था और उन्हें बहुत बड़ा प्रॉफिट भी मिलता था। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1946 में फ़िल्म इंडस्ट्री की टोटल इनकम जो तकरीबन $2 बिलियन थी। इतने बड़े मुनाफे की वजह से स्टूडियोज़ को हिम्मत मिली कि वो कन्वेंशनलाइज्ड फार्मूला पिक्चर्स बनाएं, यानी जो फार्मूला या जो पैटर्न काम कर जाता, यानी कि जो पैटर्न की मूवीज़ जो है वो हिट हो जाती थी, सेम वैसे ही पैटर्न के साथ, सेम उसी फार्मूले के तहत जो है वो आगे भी और भी फिल्म्स बनाएं। उसके बाद हमारे पास पोस्ट स्टूडियो ईरा।
1950s में दो बड़ी चेंजेस हुई जिन्होंने स्टूडियोज़ का पुराना कंट्रोल जो है वो ख़त्म करना शुरू कर लिया। ठीक है, एक टेलीविज़न का असर और दूसरा गवर्नमेंट ने जो है वो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह उन पे कर ली थी। टेलीविज़न की जो पॉपुलैरिटी थी ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लोग अब घर पर बैठ के जो है वो मूवीज़ देख सकते थे। ठीक है, टीवी देखने लगे बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से जो सिनेमा जाने वालों की जो तादाद थी वो अब कम होने लगी। ठीक है, सो इससे ये हुआ कि स्टूडियोज़ का जो प्रॉफिट है वो भी काफ़ी कम हो गया। जो मूवीज़ वगैरह बनाने वाले जो स्टूडियोज़ थे उनको भी काफ़ी जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनका प्रॉफिट कम हो गया। अब ज़ाहिर है लोग सिनेमा इतना नहीं जाते थे। उसके अलावा जो यूएस फेडरल कोर्ट्स थे उन्होंने स्टूडियोज़ को मजबूर किया कि वो डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन यानी फ़िल्म्स को सिनेमा तक पहुंचाना और फिल्म्स दिखाने का जो सिस्टम है उस पर से अपना जो पूरा कंट्रोल है वो छोड़ दें। पहले स्टूडियोज़ जो थे वो फ़िल्म बनाते भी थे, सिनेमाज़ को फ़िल्म देते भी थे और अपना सिस्टम भी चलाते थे। अब ये कंट्रोल जो था वो कम हो गया था। 1962 में बॉक्स ऑफिस इनकम सिर्फ 900 मिलियन तक रह गई थी, जो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि कितनी थी, $2 बिलियन थी हमारी 1946 में। ठीक है, और अब जो है वो सिर्फ 900 मिलियन तक आ गई थी। ठीक है, और 1968 तक तो ये जाके जो है उससे भी ज़्यादा कम हो गई थी और सिर्फ 20 मिलियन लोग ही थे जो कि वो सिनेमा जा रहे थे, यानी सिर्फ 10% ऑफ दी पॉपुलेशन। पहले 65% ऑफ दी पॉपुलेशन जो है वो है रफ्ते जाती थी। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि कितना ज़्यादा टीवी के आने से जो है वो सिनेमा में जाना लोगों ने कम कर लिया और सिनेमा का काम जो है वो कितना अफेक्ट हुआ इससे। ठीक है, वर्ल्ड वार 2 के बाद इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स जो थे यानी आज़ाद फिल्म कंपनीज़ जो फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूट करती थी और थिएटर्स ने इंडस्ट्री की इनकम का बड़ा हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इस मुश्किल वक्त में स्टूडियोज़ ने सैलरीज़ कम की, एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाला ताकि ख़ुद को फाइनेंशियली बचाया जा सके। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स जो थे उन्होंने जो है इनकम का बड़ा हिस्सा लेना शुरू कर दिया। यानी जो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स थे यानी जो फिल्म्स को अलग अलग सिनेमाज तक पहुंचाते थे, डील्स वगैरह करते थे, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हैंडल करते थे मूवीज़ की। ठीक है, उसके अलावा जो सिनेमा के जो ओनर्स वगैरह थे, ठीक है, तो उन्होंने जो है ना अब स्टूडियोज़ से जो है वो ज़्यादा पैसे लेना शुरू कर दिए। ठीक है, तो इस वजह से स्टूडियोज़ को जो है ना अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल रखने के लिए उन्होंने एम्प्लॉयज़ की जो है वो सैलरीज़ वगैरह कम की और उसके अलावा उन्होंने जो है ना एम्प्लॉयज़ को जॉब से भी निकालना शुरू कर दिया। चैलेंजेस फ्रॉम टीवी। टेलीविज़न की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी की वजह से फिल्म स्टूडियोज़ को अपनी स्ट्रेटजी जो थी वो चेंज करना पड़ी। सिनेमा को टीवी से अब क्योंकि कम्पीट करना था तो इस मुकाबले के लिए स्टूडियो हेड्स जो थे, ठीक है, स्टूडियो के जो बड़े जो ज़िम्मेदार लोग थे उन्होंने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस करना शुरू कर दी। यानी कि अब उन्होंने जो है ना नई टेक्नोलॉजी और नए तरीक़ों के इस्तेमाल पर ज़ोर दिया। 1950s में फिल्म्स में कई नए एक्सपेरिमेंट्स किए गए, वाइड स्क्रीन प्रोसेसेस जो हैं वो किए गए। यानी पहले जो फिल्म्स थी वो ज़्यादातर नॉर्मल या स्टैंडर्ड रेशो यानी स्क्रीन की लंबाई और चौड़ाई जो थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी या नॉर्मल सी क्वालिटी की जो है वो वीडियो दिखती थी। लेकिन 1950s में जब टीवी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ तो सिनेमाज़ ने जो है ना लोगों को वापस लाने के लिए सिनेमास्कोप और सिनेरामा जैसे जो है ना नए सिस्टम्स बनाए, जिसमें स्क्रीन जो थी वो बहुत ज़्यादा वाइड हो गई थी, इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी और इमर्सिव, यानी जिसमें व्यूवर्स को जो है ना ऐसा एहसास होता कि वो सीन जो है वो एकदम रियल है और साउंड जो है वो भी काफ़ी, उसकी क्वालिटी भी काफ़ी जो है वो बेहतर कर ली गई थी। यानी एक नॉर्मल स्क्रीन पर एक सीन में कम एरिया जो है वो नज़र आता था, लेकिन वाइड स्क्रीन पर पूरा लैंडस्केप, क्राउड या एक्शन सीन ज़्यादा क्लियरली देख सकता था। स्टीरियोफोनिक साउंड सिस्टम, इस टेक्नोलॉजी ने फ़िल्म देखने का एक्सपीरियंस और भी बेहतर कर दिया था। यानी ऐसा साउंड सिस्टम जिसमें आवाज़ ज़्यादा रियल और ऐसा फ़ील हो कि हर तरफ से जो है वो आ रही है। ठीक है, 1950s और 1960s की जो फिल्म्स थी उनमें पहले वाला जो ग्लैमर था उसको थोड़ा कम कर दिया गया और रियलिज़म जो है वो बढ़ा दिया गया। इससे क्या मुराद है पहले वाला ग्लैमर कम करने से?
यानी 1960 से पहले हॉलीवुड में अक्सर जो एक्टर्स थे उनका काफ़ी ग्लैमरस इमेज जो है वो दिखाया जाता था, जैसे कि बहुत वो सेलिब्रिटी जो हैं वो परफेक्ट, खूबसूरत, स्टाइलिश, आइडियल शख्सियत के रूप में जो है उन्हें दिखाया जाता था। 1960s के बाद फिल्म मेकर्स ने ये कोशिश की कि एक्टर्स को ज़्यादा रियलिस्टिक तरीके से जो है वो दिखाया जाए, ठीक है। यानी सिर्फ जो हीरो वगैरह है उसको परफेक्ट नहीं दिखाना, आम लोगों जैसी प्रॉब्लम्स और फ्लॉज भी दिखाने हैं, ज़िंदगी की जो मुश्किल पहलू हैं वो भी दिखाने हैं। सो 1970s में ये ट्रेंड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। हीरो जो था वो अब हमेशा जो है वो परफेक्ट एक हैंडसम सेवियर नहीं होता था, बल्कि एक नॉर्मल इंसान भी हो सकता था जिसके अपने भी मसाइल और अपने भी वीकनेसेस हो सकती थी। इस दौर में कई नए डायरेक्टर्स हमारे सामने आए, जैसे इलिया कैज़न, जॉहन स्टैनली वगैरह, और बहुत से नए फिल्म स्टार्स भी मशहूर हुए, जैसे कि मैरिलिन, जेम्स, पॉल, सिडनी वगैरह, ठीक है। 1956 के बाद कई स्टूडियोज़ ने टीवी के लिए भी कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। अब क्योंकि टीवी ज़्यादा ट्रेंड में आ गया था, अब लोग टीवी ज़्यादा देखना शुरू हो गए थे, तो उन्होंने सिर्फ सिनेमाज़ के लिए नहीं बल्कि टीवीज़ के लिए भी कंटेंट बनाना शुरू कर दिया, जैसे कि कमर्शियल्स वगैरह हो गए, यानी इश्तहार, एड्स, और पुरानी फिल्म्स जो थी जो पहले सिनेमा में चलाई जाती थी उनको दोबारा टीवी पर चलाना शुरू कर दिया। सो आहिस्ता आहिस्ता जो इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन, यानी जब फिल्म स्टूडियोज़ के बजाय आज़ाद जो प्रोड्यूसर्स थे वो बनाने लगे, तो ये चीज़ जो है वो आम हो गई। इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन जो है वो आम हो गई। स्टूडियोज़ ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर्स का रोल अदा करने लगे, यानी फ़िल्म्स को मार्केट और सिनेमाज़ तक पहुँचाने वाले। सो इस दौर में जो है कई नए फिल्म्स जॉनरास जो थे वो भी पॉपुलर हुए, ठीक है। नई फिल्म्स की किस्में जैसे कि हॉरर फिल्म्स, साइंस फिक्शन, रॉक एंड रोल स्टोरीज़ वगैरह। ज़्यादातर जो है वो टीनेजर्स को जो है वो टारगेट किया जाता था। साथ ही बड़ी स्टूडियोज़ की फिल्म्स में पुराना जो एक रोमांटिक स्टाइल था, एक फैंटेसी वाला जो स्टाइल था, उसको कम किया, और फिल्म मेकर्स ने ज़्यादा रियलिस्टिक इश्यूज़, हार्श रियलिटीज़, यानी ज़िंदगी के जो सख्त पहलू थे, एक्सप्लिसिट सेक्सुअलिटी यानी सेक्सुअल टॉपिक्स को ज़्यादा ओपनली दिखाना जैसे टॉपिक्स पर भी काम करना शुरू कर दिया। 1960s में जो ट्रेंड शुरू हुआ था कि एक्टर्स को सिर्फ ग्लैमरस इमेज में ना दिखाया जाए, जैसे कि पहले जिस टॉपिक को मैंने एक्सप्लेन कर लिया है, तो वो ट्रेंड जो है वो 1970s में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। उस साल के कुछ प्रिंसिपल हमारे पास जो कुछ स्टार्स थे, जैसे कि जैन, बारबरा, डस्टिन वगैरह, और कुछ इंपॉर्टेंट अमेरिकन डायरेक्टर्स जो थे 1970s, 80s और 90s के, जैसे कि पीटर, रोमन, फ्रांसिस और रॉबर्ट और मार्टिन वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव जॉज मार्क्स द चेंज। जॉज जब फिल्म आई तो उसने फिल्म इंडस्ट्री में एक नया मोड़ पैदा किया, ठीक है। 1975 में ये फिल्म जो है वो रिलीज़ हुई थी। ये एक सिंपल सी सस्पेंस फिल्म थी, ठीक है, और किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये फ़िल्म इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करेगी, लेकिन इस फिल्म ने 100 मिलियन से भी ज़्यादा कमाई की। जॉज की जो कामयाबी है उसकी वजह ये थी कि इसने हर एज ग्रुप को जो है ना वो टारगेट किया था, ठीक है, हर उम्र के लोग जो थे, और हर किस्म का जेंडर यानी मर्द और औरत दोनों को अट्रैक्ट किया था। इसके बाद फिल्म मेकर्स जो थे उनको ये एहसास हुआ कि ऐसी फिल्म्स हमें बनानी चाहिए कि जो मैक्सिमम ऑडियंस को जो है वो टारगेट करे, ठीक है, जो हर तरह के उम्र के लोगों को पसंद आए, ठीक है। यानी फ़िल्म सिर्फ एक छोटे ग्रुप के लिए नहीं बल्कि सब के लिए बनानी चाहिए। सो इसका नतीजा ये निकला कि बहुत सारी फिल्म जो थी वो स्पेक्टेकल फिल्म्स बनने लगी, यानी ऐसी फिल्म्स जहाँ बड़ी स्केल, स्पेशल इफ़ेक्ट्स और विजुअली जो है ना बड़े इम्प्रेसिव सीन्स जो है वो ज़्यादा फोकस में हो, ठीक है। सो बिग ब्लॉकबस्टर जो है वो मूवीज़ का ट्रेंड शुरू हो गया। स्टार वार्स जो थी, ठीक है, वो जब आई तो उसने 200 मिलियन का रिकॉर्ड जो है वो क्रॉस किया, और E.T. द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ये जब मूवी आई तो उसने $300 मिलियन से भी ज़्यादा कमाया। कुछ जो क्रिटिक्स थे यानी तनकीद करने वाले लोग, उनका ये कहना था कि इन फिल्म्स में स्पेशल इफ़ेक्ट्स वगैरह कुछ ज़्यादा ही ऐड कर लिए, और ह्यूमन जो इमोशंस और ह्यूमन वैल्यूज़ जो हैं वो काफ़ी कम दिखाए जा रहे हैं, यानी उनके नज़दीक टेक्नोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है और ह्यूमन इमोशंस कम। लेकिन दूसरी तरफ इन फिल्म्स का एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि लोग जो थे वो दोबारा सिनेमा हॉल्स की तरफ वापस आए, और सिर्फ स्पेक्टेकुलर फिल्म्स ही नहीं बल्कि जो सिंपल फिल्म्स थी वो भी उस दौर में काफ़ी सक्सेसफुल हुई, ठीक है। ये ट्रेंड 21st सेंचुरी तक जो है वो
जारी रहा। आज की बहुत सी बिग बजट फिल्म्स भी इसी आइडिया पर बेस्ड हैं। अच्छा, इस दौर के जो हमारे पास लीडिंग डायरेक्टर्स थे जैसे कि स्टीवन हो गया, जॉर्ज लुकस वगैरह। जॉर्ज लुकस ज़्यादातर प्रोड्यूसर के तौर पर एक्टिव रहे। नेक्स्ट हमारे पास VCRs का इंट्रोडक्शन। 1980s में दो डेवलपमेंट ने फिल्म इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा दिया। ठीक है, एक तो VCRs आ गए थे। ठीक है, लो कास्ट VCRs, सस्ती वीडियो कैसेट मशीन्स, घर पर फिल्म देखने का एक नया तरीका अब लोगों को मिल गया था। ठीक है, और उसके अलावा गवर्नमेंट जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनमें भी रिलैक्सेशन जो है वो आ गई थी। VCR की वजह से लोग जो है फिल्म्स अब घर पर देख सकते थे, यानी उन्हें एक और तरीका मिल गया था अब घर पर मूवीज़ देखने का। पहले स्टूडियोज़ को लगा कि VCR सिनेमा का बिज़नेस जो है वो ख़त्म कर देगा, लेकिन इससे उल्टा हुआ। लोगों की फिल्म में इंटरेस्ट और बढ़ गई और वो ओवरऑल जो मूवी इंटरटेनमेंट है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। 1960s से ही कई पुराने मूवी पैलेसेस जो थे उनमें लोगों की तादाद कम होने लगी। इस वजह से इन बड़े सिनेमाज़ को तोड़कर 2 या 2 से ज़्यादा ऑडिटोरियम्स में डिवाइड कर दिया गया, यानी अलग अलग हॉल्स जहां फिल्म्स चलती थीं। 1980s में जब लोग दोबारा फिल्म्स देखने ज़्यादा आने लगे तो मल्टीप्लेक्सेस का ट्रेंड आम हो गया। मल्टीप्लेक्स ऐसा सिनेमा जहां एक ही बिल्डिंग में कई हॉल्स होते थे। मल्टीप्लेक्स जो थे वो सब अर्बन शॉपिंग मॉल्स और अर्बन सेंटर्स वगैरह में काफ़ी तेज़ी से फैल गए, यानी शहर के बाहर के बड़े बड़े जो शॉपिंग एरियाज़ या फिर जो शहरी इलाके थे। और 1980s के स्टार्ट में इकोनॉमिक जो रिसेशन का टाइम पीरियड आया था, यानी ऐसा टाइम जब माशी जो है तो मुश्किलात पैदा हो गई थी। इसका असर फ़िल्म इंडस्ट्री पर भी पड़ा था। अब लोग सिनेमा में जाना जो है वो उन्होंने कम कर लिया था, ज़ाहिर है फाइनेंशियली उनके लिए प्रॉब्लम हो रहा था। इस का जो इफ़ेक्ट जो है वो स्टूडियोज़ पर भी पड़ा। ज़ाहिर है अब लोग सिनेमा नहीं जा रहे ज़्यादा मूवी देखने के लिए, तो स्टूडियोज़ को भी इसका नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, मेट्रो, गोल्डन मेयर, ओरियन पिक्चर्स, ये कुछ स्टूडियोज़ थे जिन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है ना फाइनेंशियल इश्यूज़ का सामना करना पड़ा। दूसरे कुछ स्टूडियोज़ को फॉरेन कंपनीज़ ने ख़रीद लिया, जैसे कि कोलंबिया पिक्चर्स और यूनिवर्सल पिक्चर्स। इनको जापानीज़ इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़ ने एक्वायर कर लिया, ख़रीद लिया। ठीक है, बाद में यूनिवर्सल एक फ्रेंच कंपनी का हिस्सा बन गया। ट्वेंटिएथ सेंचुरी के आखिर और 21st सेंचुरी की इब्तिदा में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट IMAX थी। IMAX एक एडवांस्ड सिनेमा फॉर्मेट था, यानी फ़िल्म दिखाने का एक स्पेशल निज़ाम। IMAX में स्पेशल फ़िल्म और प्रोजेक्टर्स यूज़ होते थे, बहुत बड़ी स्क्रीन होती है, पावरफुल साउंड सिस्टम है। इसका मकसद व्यूवर को ज़्यादा रियलिस्टिक किस्म का एक्सपीरियंस देना होता है। IMAX ने लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस दिया जैसे ज़मीन पे वो सफ़र कर रहे हैं रियलिस्टिक वे में। ठीक है, जैसे उन्हें लग रहा था कि हम आउटर स्पेस का सफ़र कर रहे हैं जब उन्होंने ये मूवीज़ दिखाई, जैसे एवरेस्ट, डेस्टिनी इन स्पेस। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव सेंसरशिप एंड एथिक्स। 1922 में कुछ स्कैंडल्स के बाद लोगों को डर हुआ कि हॉलीवुड की इमोरालिटी यानी गैर इखलाकी चीज़ें फिल्म्स में नज़र आने लगेंगी। इसलिए मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ अमेरिका कायम की गई। इसका मकसद फ़िल्म्स को रिव्यू करना था, यानी फ़िल्म्स का जायज़ा लेना था। 1934 में प्रोडक्शन कोड, जिसे आमतौर पर हेज़ कोड कहा गया, वो बनाया गया। ये फिल्म्स के कंटेंट के लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स थे। ठीक है, इस कोड के तहत हॉलीवुड प्रोड्यूसर्स को ये डिसाइड करना होता था कि वायलेंस जो है वो कितनी दिखानी है, यानी मार धाड़, खून खराबा जो है वो मूवीज़ में कितना दिखाना है, सेक्सुअलिटी जो है वो किस हद तक दिखानी है, किस किस्म का जो है वो कंटेंट जो है वो अलाउ है। 1960s के आखिर में फिल्म मेकर्स इन रिस्ट्रिक्शन से निकलना चाहते थे। वो सेक्सुअलिटी और वायलेंस जैसे टॉपिक्स को ज़्यादा ओपनली शो करना चाहते थे। 1966 में प्रोडक्शन कोड को पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया और इसकी जगह मोशन पिक्चर कोड एंड रेटिंग प्रोग्राम लाया गया। ठीक है, रेटिंग प्रोग्राम यानी कि मूवीज़ को एज के अकॉर्डिंग जो है वो रेट करना कि कौन सी एज के लिए कौन सी मूवी सूटेबल है। यानी इसका मकसद सेंसरशिप नहीं था, यानी चीज़ों को रोकना नहीं था, बल्कि पेरेंट्स को एक गाइडेंस प्रोवाइड करना था। ठीक है, मोशन पिक्चर कोड एंड रेटिंग प्रोग्राम
के तहत शुरू में फ़िल्म्स को जो है वो 4 रेटिंग्स दी गई, ठीक है। जी रेटिंग, एम रेटेड मूवीज़, आर रेटेड मूवीज़ एंड एक्स रेटेड मूवीज़, ठीक है। जी जो थी वो जनरल ऑडियंसेस के लिए थी, यानी हर उम्र के लोग देख सकते थे उसे, इसमें कोई ख़ास रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती थी। एम रेटेड जो मूवीज़ थी वो बालिग या समझदार ऑडियंस के लिए, इसमें पेरेंट्स को मशवरा दिया जाता था कि बच्चों के लिए सोच समझ कर फ़ैसला करें। आर रेटेड जो मूवीज़ थी इसमें 18 साल से कम उम्र के लोग पेरेंट्स या गार्डियंस के बगैर फ़िल्म नहीं देख सकते थे। एक्स रेटेड जो मूवीज़ थी वो 18 साल से कम उम्र के लोग नहीं देख सकते थे, 18+ मूवीज़। एज लिमिट्स को इंडिविजुअल स्टेट्स के रूल्स के मुताबिक जो है वो एडजस्ट किया जा सकता था। यानी अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अमेरिका में कोई मूवी है, उन्होंने जो है वो कहा हुआ है कि ये बच्चों के लिए सूटेबल है, यानी उसमें कुछ इस तरह का कंटेंट है जो वहाँ के मतलब एक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग जो है वहाँ के बच्चों के लिए सूटेबल है। लेकिन हो सकता है कि वही कंटेंट जो है वो हमारी कंट्री के लिए सूटेबल ना हो, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि जो ये रेटिंग सिस्टम था इसको हर एरिया में जो है ना, हर एरिया के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट किया जा सकता था। अच्छा, बाद में फिर ये हुआ कि जो एम रेटिंग थी इसको रिप्लेस कर दिया गया पीजे रेटिंग के साथ। पीजे यानी पेरेंटल गाइडेंस सजेस्टेड, यानी वालिदैन की रहनुमाई की ज़रूरत हो सकती है। और फिर PG-13 इंट्रोड्यूस की गई। इसका मतलब ऐसी फ़िल्म्स जिनमें कुछ मटेरियल जो है या कुछ कंटेंट जो है वो ऐसा हो सकता था जो छोटे बच्चों के लिए नामुनासिब था। बाद में NC-17 ने एक्स रेटिंग की जगह ले ली। एक्स रेटिंग को बाद में NC-17 ने रिप्लेस कर लिया, क्योंकि जो एक्स रेटिंग थी उसका नाम वक्त के साथ साथ जो फहाश फिल्म्स थी उनके साथ जो है एसोसिएट हो गया था। अगर हम जो है इसका ओवरऑल अगर हम जायज़ा लें कि हमने लेसन नंबर 26 में क्या पढ़ा, तो हमने ये देखा कि जो मोशन पिक्चर्स कहाँ से स्टार्ट हुई थी? एक बेट से स्टार्ट हुई थी, एक घोड़ों वाली बेट से। उसने आके आप देखेंगे कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स की, कितना जो है कितना पैसा उसने जनरेट किया। जैसा कि हमने पहले कहा था कि मोशन पिक्चर जो है वो जल्द ही इस $25,000 को पॉकेट चेंज में कन्वर्ट करने वाली है, और वो सब अब हमने पढ़ लिया कि उसने कैसे कन्वर्ट किया। खैर, मोशन पिक्चर ने सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी नहीं दी, बल्कि पूरा जो एक मास कम्युनिकेशन की जो इंडस्ट्री थी उसको बदल दिया। इसका सफ़र निकलोडियन से मूवी पैलेसेस तक हुआ, साइलेंट फिल्म से टाकीज़ तक, स्टूडियोज़ के कंट्रोल से इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन तक, टीवी के चैलेंजेस से VCR और IMAX तक, सेंसरशिप से रेटिंग सिस्टम तक चलता रहा। यानी सिनेमा, टेक्नोलॉजी, बिज़नेस और सोसाइटी तीनों के साथ आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होता रहा। इसी के साथ हमारा आज का लेसन हो गया है एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो एज़ यूजुअल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।